और आगे करना बाकी था। और प्रभाव से कितने प्रकार की है जठराग्नि, उसका भी हमने वर्णन, पहले जठराग्नि का वर्णन किया था ना। जी 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 हाँ, विषम 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 अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, और ऐसे करके 4 प्रकार की अग्नियों के बारे में अपना अध्ययन किया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो अब पहले थोड़ा सा ना 10 मिनट में आपको जनरल अपना व्यू जो है ना, प्रैक्टिकल व्यू जो है हम उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम किताब के हिसाब से चला करेंगे। ऐसे 10-15 मिनट ना पहले थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखो जो जठरा अग्नि है उसको अब हम चल रहे हैं, हम अग्निमांद्य के बारे में चल रहे हैं। तो ये अग्निमांद्य है क्यों, एक्चुअली में क्या है इसमें। तो मेनली जो है ना, जो हमारा जो पित्त है ना, पित्त देखो अग्नि में पित्त स्थित है। पित्त जो है वो है प्राकृत पित्त जो है ना, वो अग्नि में स्थित है। ये जो बात मैं आपको कर रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल बात है, किसी किताब में ये बात लिखी नहीं हुई, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। प्राकृत पित्त जो है वो अग्नि में समाहित होता है। जब पित्त विकृत अवस्था में आ जाता है ना, ठीक है, फिर अग्नि जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। सारी कहानी जो है वो पित्त से रिलेटेड है। 1 मिनट होल्ड करें। तो अब आगे हमने टाइप्स करनी है अग्निमांद्य की। टाइप्स कौन कौन सी हैं। वातज अग्निमांद्य है, पित्तज अग्निमांद्य है, कफज अग्निमांद्य है, ऐसे हैं। फिर उनके आगे से संप्राप्ति है अग्निमांद्य की। फिर उसके बाद लक्षण है, वातज अग्निमांद्य के क्या लक्षण है, पित्तज अग्निमांद्य के क्या लक्षण है, कफज अग्निमांद्य के क्या लक्षण है। तो इसमें लेकिन पहले मूलभूत सिद्धांत समझे, मतलब कि हम इसका कॉन्सेप्ट समझे, पीछे कारण क्या है। चाहे वात के बढ़ने से, अगर वात बढ़ता है, किन कारणों से जो है वात अग्नि को मंद करता है, उस पित्त को, प्राकृत पित्त को विकृत कर देता है। किन कारणों से, जो जो वात के कारण होंगे, वो वात क्या क्या कर सकता है कि जिससे कि पित्त जो है वो विकृत अवस्था में आ जाए। ऐसे ही कफ क्या क्या करेगा, जिससे कि पित्त जो है वो विकृत अवस्था में आ जाए। ऐसे ही पित्त खुद क्या करेगा, ठीक है, पित्त खुद क्या करेगा, जिससे कि पित्त खुद ही अपनी विकृत अवस्था में आ जाए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा खुद भी सोच सकते हैं, हम ऐसे जनरलाइज सोच सकते हैं। वात के क्या कारण होंगे, वो पित्त को क्या कर सकता है। अगर मान लो सपोज करो हम करें, वात के कुछ गुण हैं, जैसे वात का गुण शुष्कता उसका गुण है, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, शुष्क कर देगा, रुक्षता उसका गुण है। ऐसे उसमें जब वात का प्रकोप होगा तो वो क्या करेगा, पित्त की क्वांटिटी कम कर देगा, जो अपना प्राकृतिक अवस्था में है उसको सुखा देगा, ठीक है, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। तो और क्या कर सकता है, सोचो और क्या कर सकता है। सर शीत गुण से उसको अफेक्ट करेगा अग्नि को। हाँ बिल्कुल सही है, ये बात भी हो सकती है, ठीक है। प्रैक्टिकल बातें ये हम खुद भी सोच सकते हैं कि क्यों क्यों हो सकता है, ठीक है। जो टेक्स्ट की बात है, जो किताबी बात है, वो बात में करेंगे, लेकिन अपने दिमाग से सोचो और क्या कर सकता है वात, और क्या कर सकता है। वात जो है वो स्रोतों में से रसों को, जो पित्त के जो रस हैं उनको निकलने ही नहीं देगा, कम कर देगा, उनकी क्वांटिटी कम कर देगा, ठीक है। ये काम भी कर सकता है, ठीक है ना। तो और क्या कर सकता है, कई बार गुरुजी आवश्यकता से ज्यादा बढ़ा भी देता है बात, जो रस है ना उनकी रसों की जो निकलने की क्षमता उसको बढ़ा भी देता है आवश्यकता से ज्यादा। एग्जैक्टली, ये देखो कितनी अच्छी बात है, एक और पॉइंट हमारे पास आ गया, ठीक है ना, कि वात जो है अति प्रवृत्ति भी कर देगा। अगर वात वृद्धि हो गया, वात क्षय, वात जो है उसका क्षय भी कर सकता है, वात उसकी वृद्धि भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। गति कर रहा है ना, काम क्या है वात का, यहाँ पे गति कर रहा है, ठीक है ना, मूवमेंट, ठीक है ना। या तो उसकी प्रोडक्शन को कम कर देगा या उसकी प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ये हो गया वात के कारण, ये जो हम सोच सकते हैं, ठीक है। पित्त जो है वो क्या करेगा, अब पित्त जो खुद ही बैठा है, तो पित्त से क्या होगा, किस कारणों से पित्त जो है वो करेगा, ये सोचो। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो पानी गर्म है, ठीक है, कहीं पर आग लगी हुई है, ठीक है, तो अगर हम गर्म जल जो है उसके ऊपर डाल देंगे, वो आग को बढ़ाएगा कि आग को बुझाएगा, वो बुझा देगा सर। हाँ,
सर ये द्रव अम्लम है, द्रव अम्लम जो सूत्र अनुसार बिल्कुल 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 बहुत अच्छा गुण पकड़ा दिशा आपने। द्रव कटु उसका सूत्र है। जी जी जी। ठीक है ना, द्रव और अम्ल गुण, ये पित्त क्या करेगा, पित्त का ये वाला गुण बढ़ जाएगा, द्रवत्व गुण बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। इतना द्रवत्व गुण बढ़ जाएगा, जलियांश इतना बढ़ जाएगा, वो खुद ही अग्नि का मंद कर देगा उससे। तो जी जी पित्त जो है वो इन मुख्यतः इस कारण से जो पित्त जो है उसको शांत कर देगा, अपने उसकी अग्नि को मंद जो है वो कर देगा। और अब कफ जो है वो क्यों करेगा, किस कारणों से करेगा, कफ तो सीधा सीधा ही करेगा। ठीक है ना, कफ में शीत गुण से करेगा। जी जी सर पित्त का समझा नहीं, गर्म पानी अगर रहेगा, आग आग को बुझाने के लिए सेफ्टी का जो ट्रायंगल होता है ना, उसमें ठंडा करना जरूरी है, गर्म करना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, मतलब मैं आपको नहीं है सर। बात आप बात को दूसरी तरफ ले गए हो। बात नहीं, पित्त को ठंडा पित्त पानी अपने तो आप को- ठंडा पित्त पानी तो अपने आप आप को- ठंडा पानी तो ठंडा पानी जो है ना, ठंडा पानी तो है ही कफ में आ गया ना, वो तो उसको शांत कर ही देगा। ठीक है ना, बात है कि अगर हम आग के ऊपर गर्म पानी भी फेंकेंगे तब भी वो आग को जो है वो बुझाएगा ही बुझाएगा। कहने का यहाँ पे तात्पर्य यही है कि पित्त के अंदर जो द्रवांश है ना, द्रव लिक्विडिटी जो है उसकी, पित्त के अंदर का जो गुण है ना, द्रव गुण, वो अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण वो अग्नि का मंद कर देता है। ठीक है, वो सर ना सूत्रों को ना स्टडी करने से आएगा, वो उन्होंने गुण अगर स्टडी किया होगा ना उसमें आएगा फिर। ऐसे समझ के चलो। अब आ गया हमारे पास कफज। कफज में तो सीधा सीधा ही कारण है कि मधुर है, उसमें क्या कहते हैं, शीत गुण भी है। ठीक है, इन कारणों से क्या है, वो जठरा अग्नि को जो है मंद करेगा। और ये तीन जो त्रिदोष है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मुख्यतः मंद अग्नि जो है या अग्नि मांदे जो है, उसमें जो डोमिनेंट जो रहता है ना, अब ये तीनों चीजें जो होंगी, अगर मान लो वात जो है अपनी शुष्कता से उसको कम करेगा, अग्नि को मंद कर रहा है। पित्त भी है अपनी अगर बढ़ने से वो भी अग्नि को मंद कर रहा है। कफ भी जो है वो अग्नि को मंद कर रहा है। लेकिन इन तीनों चीजों से हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि अग्नि जो है वो मंद पड़ रही है ना। तो मंद पड़ना ये क्या गुण है, मंद होना अपने आप में ही क्या है, कफज गुण है। ठीक है ना, ठीक है ना, कफ का गुण है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कफ जो है वो डोमिनेट होता है। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं ना, जो मंद अग्नि है स्वभाव से, किसी की अगर मंद अग्नि यानी कफज प्रकृति का वो पुरुष है, जिसकी जो है मंद अग्नि है, स्वभाव से वो कफ के कारण है। तो है अग्नि मांदे जो है ये बहुलता इसमें कफ की है, डोमिनेंसी है। लेकिन जब इसमें तीनों जो दोष हैं वो प्रकोपित होते हैं तो वो अपना अपना प्रभाव जो है डालते हैं। उसके अनुसार हम इसको कहते हैं कभी वातज अग्नि मांदे, पित्तज अग्नि मांदे या कफज अग्नि मांदे। ठीक है, इसके आगे हम प्रॉपरली जो बुक के अकॉर्डिंगली जो है पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी, समझ लगी सबको इतनी बात? हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने बताया कि पित्त में अग्नि और लिक्विड दो चीजें होती हैं, तो लिक्विड के बढ़ने से इश्यू होगा, अग्नि मंद होगी। तो क्या अग्नि गुण के बढ़ने या घटने पे भी ऑब्वियसली इश्यू होगा, तो क्या बढ़ने पे भी कुछ इश्यू हो सकता है क्या? पित्त में जो अग्नि पार्ट है अगर वो बढ़ जाए तो भी क्या अग्नि पे कुछ इश्यू पड़ेगा ओवरऑल जो डाइजेस्टिव? अग्नि अगर बढ़ जाएगी तो वो फिर विकृत अवस्था में चला गया ना पित्त, दोनों ही गुण आएंगे इसमें, द्रवत्व भी होगा और अग्नि गुण भी जो है वो दोनों होंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो क्योंकि बात फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्राकृत पित्त, जब पित्त अपनी प्राकृत अवस्था में होगा तो वो सब चीजों को अच्छे से पचाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जब वो अपनी विकृत अवस्था में आएगा तो वो नुकसान करेगा। ऐसे सभी चीजों का, सभी जितने भी दोष हैं उन सबको यही लेके चलना है कि जब प्रकृत वात अपनी प्राकृत अवस्था में है तो सब चीजें ठीक कर रहा है, जब वो विकृत अवस्था में आएगा सारा नुकसान कर देगा। ऐसे कफ जो है प्राकृत अवस्था में तो बहुत सही चलेगा, शरीर की सभी जो उसकी गुण है, जो उसकी वो कर्म है वो सब करेगा। जब वो विकृत अवस्था में आएगा वो सारा बिगाड़ देगा।
ठीक है ना। डॉक्टर आप बोल रहे हो ना, ये तो सब ठीक है, लेकिन इसका कुछ एग्जांपल दीजिए ना। जैसे कि अभी आपने बताया कि पित्त प्राकृत रहेगा तो पचन अच्छा होगा, विकृत रहेगा तो पचन नहीं होगा, लेकिन और थोड़ा डिटेल बताइए ना। तीनों के, वात पित्त और कफ के, तीनों तीनों। जहाँ पे भैया जरूरत होगी ना, जैसे अभी हम बात अग्नि मंद की कर रहे हैं ना, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं। होगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि प्राकृत वात क्या है। प्राकृत वात तो सीधी सी बात है, अगर वात जो है नॉर्मलाइज अपने जितने कर्म कर रहा है, जो उसकी कर्म है, व्यान वायु है, अपान वायु, वो जो कर्म कर रहा है अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है। अगर उसकी वृद्धि हो जाएगी तो फिर वो विकृत हो गया, अगर उसका क्षय हो गया तो फिर वो भी इसका विकृत हो गया। जहाँ पे वृद्धि और क्षय की बात होगी ना, ये वहां की बातें हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। कई रोग होते हैं ना जिसमें हम कहते हैं इसमें वात क्षय हो गया, वात इसमें वृद्धि हो गई, ठीक है ना। कई अब जैसे पक्षाघात रोग है, फिर हम टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। पक्षाघात रोग है, उसमें वात का क्षय हो गया, ठीक है ना, वात अपनी विकृत अवस्था में चला गया, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे ना तो ऐसे हम फिर डिस्कशन करते रहेंगे, समझिए भैया। अभी हम अग्निमांद की बात करें ना, यहाँ पे ये लेके चलते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो बात ये चल रही थी, तो अग्निमांद की स्थितियों में क्या क्या चीजें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या है। 3 स्थितियां हैं, ये आप लिख सकते हो, लिख लीजिए। अग्निमांद की स्थिति के नंबर 1 में होता है पित्त का निर्माण जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा लिखिए, ये वातज अग्निमांद की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना। चलो आप पहले हम एक एक करके चलते हैं। वातज अग्निमंद का क्या निदान है, क्योंकि कल हमने निदान किए थे, सामान्य निदान सारे करे थे, आपने सामान्य निदान सारे लिख लिए थे। अब हम वातज अग्निमंद के निदान लिखते हैं, आप लिखो इस चीज को। तो कटु तिक्त कषाय रस प्रधान जो है, ऐसी चीजें जब हम खाएंगे जिसमें कटु है, तिक्त है या कषाय, ऐसी प्रधान चीजें, जैसे कि सुपारी का सेवन ज्यादा करेंगे, चाय का सेवन ज्यादा करेंगे, ठीक है, तिक्त चीजों का सेवन जो है वो ज्यादा करेंगे, या अति रूक्ष, ठीक है ना, ऐसी चीजों का संयोग इनका ज्यादा करेंगे, तो इनकी दृष्टि से क्या है, ऐसे जो विभिन्न भोजन हैं, 1 मिनट होल्ड करना, तो ऐसे जो भोजन हैं जो कटु तिक्त कषाय प्रधान है, ठीक है, उनका अधिक सेवन करने से, ठीक है, अल्प मात्रा में, हाँ जी लिख लीजिए इसे, ठीक है। सर आप ना बस पढ़ाते रहिए, एक्चुअली आप लोग ना कोई भी डिस्टर्ब ना करें, है ना, अभी जब ये चल रहा है क्लास, है ना, ठीक है। अल्प मात्रा में भोजन करने से मतलब कम खाने से, ठीक है, अनशन करने से, ज्यादा उपवास रखेगा तो, ये पॉइंट्स ऐसे लिख लीजिए। नंबर 1 पे कटु तिक्त कषाय रस प्रधान अति रूक्ष भोजन जो है वो करने से, ठीक है, अल्प मात्रा में कम खाने से, अनशन करने से, उपवास रखने से, ठीक है, ज्यादा, अब ये आहार की तरफ हो गया। अब विहार में ज्यादा पैदल चलने से, आप अगर ज्यादा पैदल चलते हो, ठीक है, और मल मूत्र आदि के वेगों को रोकते हो, ठीक है ना, वेगों को रोक रहे हो यानी कि आप वायु को जो है डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है ना, जो वात है उसको आप जो है विकृत कर रहे हो, वेगों को रोकने से और अति मैथुन करने से, ठीक है, सेक्शुअल इंडल्जेंस उसमें इत्यादि कारणों से जो वायु प्रकोपित हो जाता है ना, वो क्या करता है, जठराग्नि को दूषित कर मंद कर देता है, ठीक है, वो जठराग्नि को उसके बढ़ने से उनके क्या होगा, वो शुष्कता क्रिएट करेगा ज्यादा, ठीक है, शुष्कता ज्यादा क्रिएट होगी, अग्नि का जो है मंद कर देगा, ठीक है, इससे अग्निमंद होता है। और अग्निमंद होने से एक अनेक प्रकार के फिर उससे होगा क्या, आगे कॉम्प्लिकेशन अग्निमंद से अजीर्ण है या अतिसार है या ग्रहणी रोग, ये हो ही जाते हैं आगे का, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि कौन से ऐसे निदान हैं जिससे कि वातज अग्निमंद होता है, कारण जिसमें कि वात है, तो ऐसे पदार्थों का, ऐसी ही आहार का और ऐसे विहार का जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, उनसे जो है वातज अग्निमंद जो है वो होगा, ठीक है। तो ये वातज अग्निमंद के हमने निदान कर लिए, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आप लिख लीजिए पित्तज अग्निमंद जो है,
पित्तज अग्नि मंद के निदान क्या है, निदान यानी कॉजेज क्या है, कारण क्या है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ईशुकांत जी ने अभी पीछे कहा था अम्ल है, तो खट्टी चीजें खाने से, ठीक है, कटु हो गया, विदाही, विदाही यानी गरम, अति जो है जैसे हम स्पाइसी फूड खाते हैं उसके साथ अति बहुत गरम गरम आजकल लोग खाते हैं ना, तो गरम गरम एकदम से चीज, विदाही जैसे सड़ी हुई, जैसे ज्यादा एक्स्ट्रा फ्राइड, डीप फ्राइड जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कटु चीजें खाने से, कड़वी चीजें ज्यादा खाने से, तो कड़वी मतलब तीखी, वो जो मिर्च तरह जैसे लाल मिर्च है या हरी मिर्च है, ऐसी चीजें खाने से, ठीक है। विदाही यानी कि डीप फ्राइड जिसमें हो, ठीक है। अम्ल खट्टी, ठीक है। क्षार आदि ज्यादा ही एक्स्ट्रा एल्कलाइन जो है क्षार वगैरह, वो उनका सेवन करने से, इनका सेवन करने से होगा क्या, इनका सेवन करने से दग्ध की स्थिति हो जाती है, ठीक है ना, यानी कि विदग्धता आ जाती है, ठीक है। हीट प्रोडक्शन ऐसे कह सकते हैं, पर विदग्धता हम यहाँ पे वर्ड जो यूज करेंगे, विदग्धता जिससे कि आएगी उससे होने से, तथा पित्तवर्धक पदार्थों के अधिक सेवन से, जितने भी पित्त को बढ़ाने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, उनको अधिक सेवन करने से क्या होगा, पित्त का जल्यांश बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो कारण यहाँ पे इन्होंने बताया है, अभी एक भाईजान ने पूछे कहा था कि अग्नि तत्व ही बढ़ेगा, अग्नि तत्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि पित्त है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्या होगा, उसका जो जल्यांश है, द्रवत्व गुण जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप वह जठरा अग्नि की पाचन क्षमता को मंद कर देगा, ठीक है ना। तो उसकी जो पाचन क्रिया है उसको मंद कर देगा या बुझा देगा, जैसे कि उष्ण किया हुआ जल भी अपने द्रवत्व के कारण अग्नि को शांत कर देता है, ठीक है। पित्त में जब द्रवता बढ़ जाती है तब वह जठराग्नि को मंद करता है। तो यहाँ पे जो पित्त का द्रवत्व गुण है उसके बढ़ने से जठराग्नि जो है वो शांत हो जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कारण है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पित्तज अग्नि मंद के जो है वो निदान आ गया, ठीक है, दूसरा नंबर हो गया। चले आगे, तीसरे नंबर पे हमारे पास है कफज अग्नि मंद का जो है निदान। ये जितनी भी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये चरक में चिकित्सा स्थान जो 15वां चैप्टर है, जहाँ पर मैंने आपको कल भी रेफरेंस बताई थी, वहाँ पे गृहिणी रोग अध्याय जब हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे इसकी रेफरेंस जो है, ये सारी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दी हुई है, ठीक। अब हमारे पास है कफज अग्नि मंद का निदान। कफज अग्नि मंद जो है वो क्यों होता है, ठीक है। उसमें आप सोच सकते हो, अगर हम गुरु हार लेंगे, पिछिल हार लेंगे, इसकी मैं टेक्निकली टर्म बताता हूँ, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, गुरु हार लेंगे, पिछिल लेंगे, मीठा ज़्यादा खाएंगे, ठीक है, घी वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो कफ को बढ़ाने वाली है, ठीक है ना। तो टेक्निकली आप लिख लो क्या क्या है। अति गुरु आहार जो है वो लेंगे, अगर अति स्निग्ध आहार लेंगे, ठीक है, अति शीत आहार लेंगे, अगर पिछिल एवं मधुर भोजन अगर हम करेंगे, ठीक है, अधिक भोजन करने से, ज्यादा खाने से, खाना भी एक्सेस ऑफ ईटिंग जो है, ओवर ईटिंग जिसे हम कहते हैं, अभी खाया 2 घंटे के बाद फिर कुछ खा लिया, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर कुछ खा लिया, वो ओवर ईटिंग हो गई, ठीक है। तथा मॉर्निंग में क्या करना है, मतलब सुबह दिन में क्या आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप फिर सो गए, ठीक है ना, दिन में शयन करना खाना खाने के बाद, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे कफ प्रकोपित होकर जठराग्नि को नष्ट कर देगा। कफ प्रकृति से ही गुरु मधुर शीत एवं स्निग्ध होने से अग्नि को मंद बना देता है। ये इसका स्वभाव भी है कफ का कि वो अग्नि को जो है वो मंद कर देता है। अब इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अग्नि मंद की 3 स्थितियां हैं। एक तो पित्त का निर्माण अल्प मात्रा में होना, ठीक है, पित्त का निर्माण जो है वो कम हो रहा है। अमाशय में और पश्चिमानाशय में उसकी गति मंद होना। ये देखिए, पहले में इसने बताया पित्त का निर्माण ही कम होना, सीधा सीधा पित्त में अटैक हो रहा है कि पित्त कम हो गया, ठीक है। दूसरा है अमाशय और पश्चिमानाशय में। अमाशय होता है हमारा स्टोमक, पश्चिमानाशय हो गया जिसको हम की स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, या जो पैंक्रियाज में से जो रस जो है वो निकलते हैं उनको पश्चिमानाशय जो कहते हैं, जहाँ पे सारी चीजें बनती हैं, ठीक है ना। मतलब जब पाक होता है सारा, उसका पाक होता है ना, ये वहां की स्थिति है। वहां पर क्या है, वहां पे उसकी गति मंद होना। गति मंद हुई यानी कि वात का यहाँ पे क्या हो गया,
क्षय हो रहा है, ठीक है ना, वात क्षय की तरफ जा रहा है, ठीक है। और तीसरी स्थिति क्या है, स्रोतस के अवरुद्ध होने से जितने भी चैनल्स हैं जिनमें से रस निकलते हैं, जो चैनल्स हैं जो लेके बहा के लेके जाते हैं, एक जगह से रस निकल के दूसरी जगह पर जब वो जाता है, जो वो स्रोतस हैं उनसे क्या हो रहा है, उनके अवरुद्ध होने से विविध पाचक रसों का स्राव पूर्णता ना होना। तो पाचक रस है वो अच्छी तरह से उनका स्राव नहीं हो रहा सही ढंग से, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि स्रोतस क्या हो रहे हैं, अवरुद्ध हो रहे हैं, ठीक है। 3 कारण हैं, ये 3 स्थितियां हैं जिनके कारण से अग्निमांद्य हो रहा है, ठीक है। पहली स्थिति है जिसमें कि पित्त का निर्माण कम हो रहा है, दूसरी स्थिति है कि उसकी गति जो है वो मंद हो रही है, तीसरी स्थिति है कि जो स्रोतस हैं स्रोतसों में अवरोध हो रहा है, ठीक है, प्रॉपरली पाचक रस जो है वो जा नहीं रहे, ठीक है, पाचक तो उनसे जो है इन 3 कारणों से ये 3 स्थितियां डेवलप हो जाती हैं जब अग्निमांद्य जो है वो हो जाता है, ठीक है, ऐसे है। और इन्होंने यहाँ पे वातज अग्निमांद्य का स्पेशल बताया इसीलिए क्यों कि वातज अग्निमांद्य क्यों होता है, ठीक है, वो उनकी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कारण है, क्या दशाएं हैं जिससे कि वातज अग्निमांद्य हो रहा है। वात प्रकोपक आहार विहार के अति योग के कारण पाचक पित्त का पोषण नहीं होता, ठीक है। जितने भी वात प्रकोपक आहार विहार हम करेंगे वो क्या कर रहे हैं, वो जो पाचक पित्त है उसको जो है वो पोषण नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। वही बात है, स्थितियां वही हैं कि उससे कम हो रहा है, ठीक है ना, शुष्क कर रहा है, कम हो रहे हैं प्रॉपरली, उनकी न्यूरिशमेंट जो है ना पाचक रसों की प्रॉपरली नहीं हो रही। तो वात प्रकोपश पित्त के वाहक स्रोत के कृश हो जाने से अब फिर ये वात क्या कर रहा है, एक तो रसों को निकलने नहीं दे रहा, ठीक है, एक जो ग्लैंड्स हैं जहां से सपोज करो कोई ग्लैंड है वहां से उनको ही वो क्या कर रहा है, कृश कर रहा है, वात प्रकोप होने से उनको कृश कर रहा है, कृश यानी उनको सुखा रहा है, उन ग्लैंड्स को भी सुखा रहा है कि अगर वो ग्लैंड ही सूख जाएंगे तो वो भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे वहां पर, ठीक है, समझ रहे हो आप। ग्लैंड्स होते हैं ना जितने भी है जहां से रस निकलते हैं, हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पैंक्रियाज है, ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारा पेट है, इसके अंदर से ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें से ग्लैंड्स एक तरह से वो मांस ही होता है जिसमें से आगे वो रस निकालते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करेगा, एक तो उनको सीधा सीधा शुष्क करेगा, ठीक है, निकलते हैं तो उनको शुष्क कर दिया, अगर वात प्रकोप होगा तो वो शुष्क करेगा। दूसरा कारण है कि उस ग्लैंड को ही शुष्क कर देगा, ग्लैंड की प्रोडक्शन को ही कम कर देगा, ये भी वात जो है वो करेगा जब प्रकोपित होगा, ठीक है। तीसरा क्या करेगा, स्रोतस की गति के स्तब्ध हो जाने से या स्रोतस के छिद्र संकुचित होने के कारण पाचक रसों का स्राव संकुचित ना होने से भी अग्निमांद्य। तीसरा क्या करेगा, वात जो है प्रकोप होने से जो वो स्रोतस हैं उनको संकुचित भी कर देगा, ठीक है, संकुचित करेगा, ये उसका काम है, ठीक है, ये मतलब गड़बड़ करेगा जो वात जो है वायु के प्रकोप होने से। ये 3 कारण है जिससे कि वात जो मेन प्ले करता है रोल इनको करने से, ठीक है ना। तो वात की बात ये इसलिए करते हैं कि पित्त तो हम आराम से कह देते हैं, कफ तो हम आराम से कह देते हैं, वात ही सब कुछ करने वाला है, इन दोनों को ले जाने वाला, इसलिए वात की बात हमेशा ये बीच में करते हैं, क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं प्रैक्टिकली कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो वायु जो है वही सारी गड़बड़ साथ करता है, ये दोनों पित्त और कफ के संसर्ग में रह के सारी गड़बड़ करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ द्रव्यों की बात करी है कि वातज अग्निमांद्य कारक कतिपय द्रव्य कौन कौन से हैं, ये जनरली बताया है, ये शास्त्र में ही बताया हुआ है। शास्त्र में वैसे जामुन के बारे में बताया, लेकिन जनरलाइज्ड भी इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, जैसे कि चाय है, ठीक है। तो चाय में क्या है, चाय भी जो है ये वात प्रकोप जन्य है। कैसे होगी चाय वात प्रकोप जन्य, चाय में टैनिन नामक का एक पदार्थ रहता है, अतएव चाय का अधिक पीना जठराग्नि को मंद कर देता है, ठीक है, वातज आएगी, वात प्रकोप करती है। चाय कषाय रस वाला होता है, इसमें क्या होती है, कषाय रस होता है, और कषाय रस वात प्रकोपक होने से वात प्रकृति के पुरुष में चाय पीने से वातज अग्निमांद्य होता है। तो जो चाय है वो कैसे करेगी,
इस कारणों से, क्योंकि इसमें कषाय रस का प्रधानता है। अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न व्यू से चलेंगे तो कहेंगे टैनिक एसिड है, टैनिक एसिड जो होगा तो उसको नहीं हम लेके चलेंगे, हम यहाँ पे लेंगे इसमें कषाय रस की प्रधानता है, उसके कारण ये जो है वात को प्रकोपित करती है। और अगर वातज व्यक्ति होगा तो उसमें तो वातज अग्निमांद जो है बहुत जल्दी होगा। ठीक, दूसरा है द्रव्य, कुछ द्रव्यों की बात कर रहे हैं, कौन कौन से द्रव्य जो हैं जो वातज अग्निमांद कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सुपारी। सुपारी, कई लोग बहुत सुपारी खाते हैं, ठीक है ना, तो सुपारी भी जो है वो क्या है, कषाय रस प्रधान द्रव्य है, और इसके अतिरिक्त सेवन से वात का प्रकोप होकर अग्निमंद हो जाती है, इससे भी जो है वातज अग्निमंद जो है वो होगा। ठीक है, तीसरा है हमारे पास जामुन, ठीक है, जम्बू फल। तो इसका जो वर्णन है जम्बू फल का, ये तो दिया हुआ है, ये हमारे पास है, तीसरा नंबर श्लोक है, ये भाव प्रकाश में जो है इसकी आप नोट कर सकते हो कि कहाँ पे इसकी वर्णन किया हुआ है। जम्बू फल का वर्णन जो है भाव प्रकाश में किया हुआ है, ठीक है, फल वर्ग में इसका दिया हुआ है। तो ये भी बताया कि ये जो है वात प्रकोपक है और वातज अग्निमंद जो है वो करने वाला है। ठीक है, प्राय मधुमेह में जामुन के फल और बीज का प्रयोग होता है, ठीक है, किंतु इसके अति योग से क्षुधा नाश होता है। इसमें बताया हुआ है, ये भाव प्रकाश में लिखा है कि अगर इसका अति योग ज्यादा, भाव प्रकाश निघंटु उसमें सारी जितने भी प्लांट्स हैं उनकी डिटेल बताई, तो उन्होंने बताया हुआ है कि कषाय रस प्रधान होने से जो है ये भी क्या करता है, क्षुधा का नाश, भूख को मार देता है, भूख को कम करता है, ये उत्कृष्ट वातजनक होता है। ठीक है, अतः ये वात प्रकोपक द्रव्य है जो वातज अग्निमांद्य उत्पन्न करता है। वायु सभी क्रियाओं का संचालक और दोषों का नेता है। देखो ये बात स्पेशली यहाँ पे स्पेसिफिक किया है कि ये नेता है जो वात है, इसके प्रकोप से अन्य दोष भी प्रकोपित हो जाते हैं, अतः वात को बढ़ाने वाले द्रव्यों का अति योग नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक ये द्रव्य हमने 3 द्रव्य कर लिए, एक सुपारी कर लिया, एक जम्बू फल कर लिया, एक चाय कर लिया। ठीक है, चौथा द्रव्य जो अग्निमंद करता है वो है भैंस का दूध। ये कफज की बात कर रहे हैं, ये विषंदी है। ठीक है ना, यहाँ यह महाविषंदी है, अर्थात अपनी ये कफज अग्निमंद है, मतलब अग्निमंद करेगा उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो अर्थात अपनी पिछलता से, स्निग्धता से तथा गुरुता से, हैवीनेस से, गुरुता से रसवाही स्रोतों का अवरोधक। जितने भी स्रोत हैं, हमने पीछे कारण पढ़े ना कि स्रोतों के अवरोध होने से, तो यहाँ पे स्रोत जो है कफ के कारण, कफ जो है वो स्रोतों का अवरोध करेगा, रसवाही स्रोत है उनका अवरोध करेगा, कफ प्रकोपक तथा अग्नि को मंद बनाने वाला होता है। ठीक है, ये गौरव उत्पादक, ये बात कर रहे हैं इसका क्या कहते हैं, भैंस के दूध का। इसकी भी रेफरेंस दी हुई है ना, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बताया, भैंस के दूध की रेफरेंस इन्होंने दी हुई है, सुश्रुत सूत्र स्थान 45वें अध्याय में दी है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये अलग अलग शास्त्रों की बात करिए ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि अलग अलग शास्त्रों में जो जो बताया है इसके बारे में उस वो है, तो यहाँ पे ये रेफरेंस इन्होंने महिष दूध, जो भैंस का दूध है उसकी रेफरेंस बताई हुई है, तो उसमें ये बताया हुआ है कि ये अग्निमांद्य जो है वो करता है, कफज अग्निमांद्य करता है, तो ये सुश्रुत सूत्र स्थान में से लिया हुआ है ये। ठीक है, ये कफज मतलब शीत, मधुर और अपनी पिछलता तथा गुरु गुण युक्त विपाक के कारण स्रोतों को द्रव गुण अधिक कफ से अतिशय लिप्त करने वाला होता है। तो मतलब जितने भी ये कफ को बढ़ाए, मतलब कफ को बढ़ाएगी, ये जो है भैंस का दूध जो है वो कफ को बढ़ाएगा, अवरोध करेगा, स्रोतों का अवरोध करेगा, स्रोत अवरोध होंगे और उससे क्या होगा, अग्निमंद की स्थिति जो है वो उत्पन्न होगी। ठीक है, तो अब अग्निमंद, गाय का दूध कैसे रहेगा? गाय का दूध ठीक है, गाय का दूध लघु होता है और मेधावर्धक होता है। ठीक है, और वो नहीं स्रोतों का अवरोध करता, वो तो सबसे अच्छा माना गया ना, वो वृत्त को तो श्रेष्ठ माना गया। डॉक्टर आप क्या बोलते हैं, वायु सब दोषों का नेता है, और क्या बोले?
हाँ, सर्व दोषों का ये नेता है ना, इसको माना है। और इसी के बढ़ने से सभी लोगों को, सभी दोषों को प्रकोपित करने वाला है ये। वो गुरु है, गुरु। नहीं, आप कुछ दो अलग से शब्द किए, इस्तेमाल किए। हाँ, सभी क्रियाओं का संचालक है और दोषों का नेता। हाँ, ठीक है ना, संचालन यही करने वाला होता है ना। वो श्लोक आपने पंडित जी ने कराया था आपको, वायु यंत्र धरा, फिर वायु योग वायु है, योग वायु, पित्तम पंगु कफली पंगु, ऐसा कुछ। हाँ, पित्त पंगु का वायु धातु वर्ण यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति में होते। इसका अर्थ ही ये है कि पित्त और कफ पंगु है, ठीक है। तो वायु भी जहां जहां जाएगा ये वहां वहां सभी दोषों को लेके जाता है, ठीक है। तो यही कारण है, ठीक है। अब इसकी संप्राप्ति क्या है वो हम लेके चलेंगे। एक्चुअली में क्या हो रहा है, वही बात कर रहे हैं कि पित्त विद्यमान है जठराग्नि के अंदर। जठराग्नि में पित्त के विद्यमान होने से जब पित्त को डिस्टॉर्ट करेगा, चाहे वो है तो वात तो साथ में चलता ही है, तो वात के कारणों से, पित्त के खुद के कारणों से, कफ के कारणों से जब ये सब कुछ होगा तो कफ की बेसिकली क्या होगा कि कफ बढ़ जाएगा, कफ का मंद गुण बढ़ेगा, कफ मंद अग्नि करेगा, वो अग्नि मंद होगी। अग्नि मंद होने से जो है अन्न रस, जो पाचक रस बनना है वो अच्छी तरह से उसका परिपाक नहीं होगा, अविपाक होगा। स्टेप्स मैं आपको सारे बताऊंगा, पहले मैं सिर्फ बोलता हूं। अविपाक होगा, जो अन्न है, अन्न का जो रस है वो विष बन जाएगा, ठीक है, विष बन जाएगा वो, ठीक है। तो अविपाक होने से क्या होगा, अंदर शरीर के अंदर हर प्रकार से आम की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अल्प आहार का भी अपाचन, आम की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे उससे आगे फिर क्या होंगे, लक्षण उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, अलग अलग तरह के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये इसको आगे क्या करेगा, ये इसको ये अग्निमंद करेगा। तो संप्राप्ति क्या होती है, संप्राप्ति होती है जिसको कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस यानी जो कारण हैं, जब वो कारण आपस में मिल जाते हैं, उन सब कारणों के मिलने के साथ क्या होता है, उसके आगे जो वो उसके लक्षण डेवलप होते हैं, ठीक है ना। क्या कारण है, जिन कारणों से ये सब कुछ होने से, इकट्ठा होने से जो आगे उसके लक्षण जो डेवलप होने वाले हैं, तो ये जो स्थिति बनती है इसको हम संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो वो संप्राप्ति में क्या आता है कि आप इसको नोट करें कि कफ प्रधान त्रिदोष प्रकोपक हेतु, ये नोट करें, कफ प्रधान त्रिदोष प्रकोपक हेतु। फिर एक एरो नीचे डाल दें, कफ प्रधान दोष प्रकोप दूसरे नंबर पे आएगा। फिर एक एरो नीचे डाल दें, आहार का अविपाक, जो आहार है उसका विपाक जो है सही ढंग से नहीं होता। फिर एक एरो नीचे डाल दें, अल्प आहार का भी अपाचन, उसके बाद चाहे आप थोड़ा भी भोजन करते हो, अगर ऐसी स्थिति हुई है तो वो भी नहीं पचेगा, कौमा आम की उत्पत्ति, कौमा शिरोगौरव, सिर का भारीपन हो जाना, कौमा लाला प्रसेक, लाला प्रसेक होता है सलाइवा, मुंह से सलाइवा बहुत जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, कौमा शरीर शैथिल्य, शरीर शैथिल्य मतलब शरीर जो है वो निढाल पड़ जाता है, शैथिल्य मतलब शिथिल हो जाना, शिथिल यानी मतलब एकदम कोल्ड एंड क्लैमी, या आप कह सकते हो कि बिल्कुल शीतल मतलब होता है एकदम से इसको एक्सप्लेन करें कि बिल्कुल स्टिल हो गया या अकड़ गया या ढह गया, है ना, ऐसे कहेंगे ढह गया, शीतल हो जाना, शरीर को शीतल हो जाना। क्या बोले थे गुरुजी, लाला प्रसव, लाला प्रसेक, लाला प्रसेक होता है सलाइवा ज्यादा निकलना, ठीक है। अब किसी को अगर अग्निमांद्य होता है तो कहता है ना मेरे मुंह में लिपलिपापन रहता है जी, मेरा कहीं होता है ना, कहता मेरे को पचता नहीं है, मुंह में लिपलिपापन रहता है, ऐसे लगता है मुंह मीठा मीठा भी रहता है,
ठीक है, लाला प्रसेक, ओके। है ना, और लाला प्रसेक के बाद क्या बोले? हाँ जी, लाला प्रसेक के बाद क्या बोले? लाला प्रसेक होता है एक्सेसिव सेलिवेशन, उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा मुंह से निकलना, उसके बाद होना, चाहे वो कफ की स्थिति हो चाहे पित्त की स्थिति हो, तो पित्त में जो है मुंह से कौड़ा पानी आ जाता है, ठीक है, और अगर कफ की स्थिति है तो मुंह से मीठा मीठा पानी जो है वो रहेगा, ठीक है, ऐसे है। तो इन आदि सहकृत कारणों, इन सब से आगे फिर एरो डाल लो, अग्नि मांद्य की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। ये आपका जो है वो क्या है, ये संप्राप्ति है। अब इस संप्राप्ति को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्या चल रहा है ये, ठीक है ना। तो इसमें जो है सबसे अच्छी जो बात यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वो बात करेंगे अष्टांग संग्रह में वाग्भट ने जो कहा है कि अग्निमांद्य के होने से, ये चीज आप लिख सकते हो कि अग्निमांद्य जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जो हमारी गृहिणी है ना, गृहिणी को हम पित्तधरा कला भी कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि स्टमक जब खत्म होता है, आमाशय जब खत्म होता है, आमाशय खत्म होने से नेक्स्ट जो ऑर्गन हमारे अंदर होता है ना, उसको हम इंग्लिश में ड्यूडिनम कहते हैं, और आयुर्वेद में हम उसको उस जगह को कहते हैं गृहिणी। गृहिणी का मतलब है कि वो ग्रहण करती है, जो भी अन्न पचा होता है ना, जो आमाशय में पचता है अन्न, उसको वो ग्रहण करके जो है रखती है अपने पास। जब वो अपने पास रखती है, गृहिणी जब अपने पास रखती है, वहां से वो जितने भी अच्छे तत्व होते हैं ना, जो चाहिए होता है, क्योंकि अभी वो पूरी तरह पका नहीं होता, उसमें से रस निकला होता है, पाचक रस निकले होते हैं, उन पाचक रसों में से वो अच्छी अच्छी चीजें जो है अपने पास संभाल के रखती है, बाकी जो उसको जरूरत नहीं होती वो नीचे फेंक देती है, ठीक है। तो यहाँ पे अष्टांग संग्रह में उन्होंने कुछ बात करी है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी पीछे, अभी बताई है कि आम की उत्पत्ति होती है, अन्न विष डेवलप हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है घर में। ठीक है, तो अन्न विष बन जाता है, आम रस बन जाता है जो नहीं पचता। अब वो जो अन्न विष बनता है, हाँ जी सुन रहे हैं ना सब, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। जो वो आम विष या अन्न का जो विष बनता है, जो अच्छी तरह से नहीं पकता, वो सिरके की फॉर्म में खट्टा और खटास लिए हुए, वो जब गृहिणी के पास जाता है, क्योंकि अग्नि जो है वो मंद पड़ी हुई है, सही नहीं है, उसके पास जाता है, तो वो उसको क्या करती है, उसको ये समझती है कि ये जहर है, ठीक है, ये पोषक तत्व नहीं है, ये जहर है। वो फटाफट क्या करती है, उसको आगे नीचे फेंक देती है, ठीक है ना। ऐसे वो नीचे फेंकना शुरू कर देती है, तो फिर क्या होगा, शरीर के अंदर पोषण तो होगा नहीं, ठीक है। ये बात जो है उन्होंने करी है आचार्य जो है हमारे वाग्भट जी ने। तो चरक भी इसे ही मिलती जुलती बात कर रहे हैं। पहले हम चरक की जो बात है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अष्टांग संग्रह में जो कहा है वो बात बताऊंगा मैं आपको। तो इसकी संप्राप्ति की एक्सप्लेनेशन कैसे इन्होंने दी है, आप इसको पढ़ लो, अपने हिसाब से आप लिख लो, ठीक है, जो जो पॉइंट्स मैं बोलता जाऊंगा। जब पुरुष कफ प्रकृति का हो अथवा या अन्य दोष प्रधान हो, दोनों बातें बताई हैं, और उसकी जठरा अग्नि कफ से अभिभूत हो, कोई भी कारण हो, जठरा अग्नि जो है कफ से अभिभूत होगी, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी अग्नि मंद हो गई हो, अग्नि जो उसकी मंद हो जाएगी, फिर भी वह अहितकर आहार विहार कर रहा हो, ठीक है, तो अग्निमांद्य की जटिलता बढ़ जाती है, उससे और अग्निमांद्य जो है और हो जाएगा। अग्निमंद होने से अन्नपान के पूर्ण परिपाक होने तक उसे धारण करने वाले अवयव जो हैं, जैसे पश्चिमानाशय है, पश्चिमानाशय यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, पित्तधरा कला है यानी कि गृहिणी, ठीक है,
ये निर्बल हो जाते हैं, ठीक है ना, ये भी कमजोर पड़ जाएंगे, ठीक है। आगे क्या होगा, जठराग्नि के मंद या दुर्बल होने से, अब जठराग्नि मंद पड़ गई है, पाचन संस्थान के अवयव आमाशय है, आमाशय यानी स्टमक, क्षुधांत्र आदि हीन बल हो जाते हैं। ये मतलब ये बता रहा है कि वो कमजोर पड़ जाते हैं और उनके कार्य अस्त व्यस्त हो जाते हैं, मतलब कि वो अपने कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती। फलस्वरूप गृहिणी भी दुर्बल हो जाती है, ठीक है। अब गृहिणी दुर्बल हो जाने के कारण क्या होगा, अन्नपान के परिपक्व होने के पूर्व जब वह विदग्ध या अर्धपक्व या पक्व यानी अर्धपक्व होता है, वो विदग्ध हो जाता है, ठीक है। विदग्ध होने से यानी कि मतलब अपका प्रॉपरली पकता नहीं है, नहीं पकेगा, वो अन्न रस का क्या होगा, वो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तभी उसे पक्वाशय में जाने के लिए छोड़ देती है। उसको क्या करती है, छोड़ देती है पक्वाशय में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में बंद कर देती, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से बंद कर मतलब छोड़ देती है उसको वहां पे। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें अग्निमंद के कारण अन्न रस के रूप में ना परिणत होके शुक्त यानी कि वो सिरके के रूप में परिणत होकर विष तुल्य हो जाता है, ठीक है, ऐसे होता है। ये बात करी थी चरक ने, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको बताई थी। ये जितना इतना पोर्शन है ये चरक ने बताया। अब अष्टांग संग्रह जो है वो क्या कह रहे हैं, यानी कि वाग्भट जी क्या कह रहे हैं। अष्टांग संग्रह में कहा है कि जठराग्नि द्वारा सम्यक पक्व अन्न अमृत स्वरूप होता है। जो भी अगर जब वो पक्व हो जाता है, पक्व अवस्था में जब भोजन होता है तो वो अमृत स्वरूप होता है, और अपक्व अन्न विष रूप हो जाता है। मानव देह के अवयव भी अपने और शरीर के हित चिंतन में कितने सजग और सावधान रहते हैं, ये गृहिणी की विलक्षण क्रिया से परिलक्षित होता है, ठीक है। तो ये गृहिणी का कार्य होता है आगे कि उसको ये देखना कि वो क्या अमृत स्वरूप है या विष स्वरूप है। गृहिणी में ये निर्णय करने की बुद्धि है कि शरीर के लिए क्या हित है और क्या अहित है। ये निर्णय करके वह हित का संरक्षण और अहित का परित्याग करती है, ठीक है। जो उसको लगता है कि ये अच्छा है तो उस हिसाब से उसको ग्रहण करती है, उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो ले लेती है, और जो वो अहित अगर उसको लगता है कि नहीं है उसको फेंक देती है। समाग्नि समयोग युक्त अन्नपान के सम्यक परिणत होते हुए अंश और अन्न रस का यावत परिपाचन धारण करती है, ठीक है ना। तो अगर अग्नि समाग्नि, एक मिनट होल्ड करना, थोड़ी डिस्टर्बेंस है, बच्चे ना पीछे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, बात हम कर रहे थे कि वो उस अन्न रस को, वो अमृत स्वरूप उस चीज को पहचान कर उसका यूज करती है। अगर उसको लगता है कि वो अमृत स्वरूप नहीं है तो वो उसको जो है आगे भेज देती है। और अगर समाग्नि होगी, अग्नि सम है, सम फॉर्म में है, तो फिर वो उसको अमृत स्वरूप बनाएगी, जो पाचक रस है उसको अमृत स्वरूप बनाएगी। किंतु इसके विपरीत अविधि सेवित अन्नपान जठराग्नि की दुर्बलता से, अगर जठराग्नि दुर्बल होगी तो क्या होगा, जब अन्न विष के रूप में तैयार होने लगता है वो अन्न विष बन जाता है। वहां पे सिरके की बात करी थी, यहाँ पे जो टर्म यूज की उन्होंने अन्न विष टर्म यूज करी है। अन्न विष के रूप में तैयार लगता है तो गृहिणी अपने लिए तथा शरीर के लिए उसे अहित कर समझकर छोड़ देने की चेष्टा करती है, उसको अहित समझती है, उसको ये फॉरेन बॉडी समझ लेती है कि ये फॉरेन बॉडी। अब देखो यहाँ से ही कॉन्सेप्ट निकलता है ऑटोइम्यून डिजीजेज। जितने भी ऑटोइम्यून डिजीजेज होते हैं ना, ये बात मैं इसलिए स्पेसिफिक आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, ये तो हमने अग्निमंद की बात करी है ना, तो कोई भी रोग है, आप किसी भी रोग को लेके चलो, हर रोग में अग्निमंद की स्थिति होती है, अन्न विष की स्थिति होती है। हर एक रोग में उसकी मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से होगी, लेकिन हर एक रोग में यही स्थिति होती है कि जो
विष बन जाता है, टॉक्सिन्स बन जाते हैं। तो उस टॉक्सिन्स को, वो टॉक्सिन समझते हैं उसको, शरीर जो है उसके खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता है। अपने अंदर ही बन रहा है और उसी के खिलाफ जो है वो काम करना शुरू कर रहा है। उसको फॉरेन बॉडी समझ रहा है कि ये हमारे लिए नहीं बना, इसको फेंको बाहर। शरीर का प्राकृतिक तौर से शरीर हमारा जो होता है ना, वो कोई भी एलिमेंट बॉडी में आती है ना, कोई भी चेंज आती है, वो उसको बाहर फेंकता है, इसको ये हमारे काम की नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है। इस प्रकार से अग्नि मांद्य तथा तज्जनित और इसी से ही आगे अतिसार, ग्रहणी, अर्श, उदावर्त आदि नाना प्रकार के रोगों का जन्म होता है, जिसके मूलभूत हेतु के रूप में अग्निमांद्य को श्रेय प्राप्त है। तो जो मेन कारण है वो अग्निमांद्य है, जो ये रोग करते हैं। लेकिन अगर हम ये वैसे लेके चलें तो जितने भी रोग हो रहे हैं ना, एंडोजीनस रोग, उनमें सारे कारण जो हैं वो अग्निमांद्य की स्थिति है। लेकिन यहाँ पे अग्निमांद्य की वो बात करिए जो कि डाइजेशन से लेकर रिलेटेड है। ठीक है ना, हम यहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड बात करें, इसलिए इसको यहाँ पे अग्निमांद्य की महत्वता और अग्निमांद्य के अलग अलग जो हैं वो निदान, उनके अलग अलग टाइप्स जो हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर काफी बढ़िया रहा। गुरुजी आप क्या क्या रोग बोले? अतिसार, ग्रहणी, हाँ जी, अर्श बोले। आप क्या क्या रोग बोले कि सबका कारण अग्निमांद्य ही है? हाँ, अतिसार, ग्रहणी, हाँ, अतिसार, ग्रहणी, अर्श, हाँ, उदावर्त रोग होता है ना, उदावर्त या उदावर्त? उदावर्त, हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये रोग जो है, ये रोग का मूलभूत कारण जो है वो अग्निमांद्य है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी कल करें। ठीक। हाँ जी, ठीक है पंडित जी। ठीक है जी। डॉक्टर साहब बहुत मजा आ गया आज, तो मतलब आपने बहुत अच्छा आज एक्सप्लेन किया। हाँ जी पंडित, बहुत बढ़िया। ठीक है। कल भी हम सही टाइम में आएंगे। आप सभी लोग कृपया सही समय में आइए। और प्रैक्टिकल आयुर्वेदा है, इसको आप लोग देखो। बात पता है क्या होता है, सभी जो आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि कोई भी बातें जल्दी समझ में आए, इसके लिए हमें खुद से भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा कि वो उस चीज़ को समझने के लिए हमें अपने बुद्धि को एकदम प्रखर बनाना पड़ेगा। आयुर्वेद के दूसरे विषयों को भी पढ़ के आप लोग प्रयत्न करते रहिए, आप लोग प्रयास करते रहिए निरंतर। डॉक्टर योगेश सहगल जी के द्वारा पढ़ाए हुए हर एक बातों को आप लोग ध्यान से सुनना। जैसे अभी इन्होंने कहा उदावर्त, ग्रहणी, यह जो व्याधि है इसका कारण क्या है, यह व्याधि किसका नाम क्या है, शरीर में किस तरह ये सारी चीज़ें बनता है, इसके ऊपर भी हम बाद में स्टेप बाय स्टेप हम बाद में पढ़ेंगे ही। उदावर्त क्या है, किस वजह से होता है, उसका क्या इलाज है। क्योंकि सभी प्रकार की व्याधि मंदाग्नि से ही शुरू होती है, इसलिए हमने हमारा जो क्लास है इसका प्रारंभ ही हमने मंदाग्नि से शुरू किया है। हालांकि हर प्रकार के जो बुक्स है वहाँ पर ज्वर से अपने व्याधि उन्होंने प्रारंभ किया है डॉक्टर साहब, है ना? हाँ, बिल्कुल ज्वर से ही किया है। लेकिन हमने अपना जो क्लास है वो मंदाग्नि से शुरू किया है, ताकि आप सभी लोग जो है इसको इसी हिसाब से समझे, क्योंकि मंदाग्नि ही सभी प्रकार व्याधि का कारण है। इसके बाद फिर हम मंदाग्नि से जो व्याधि होंगे उन व्याधियों को पकड़ करके हम उनको समझते हुए जाएंगे, और इसकी चिकित्सा विधि क्या है, पंचकर्म में इसको हम किस तरह से लेकर के जाएंगे और पेशेंट को कैसे हम समझेंगे। आपके पास अगर कोई इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उनको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यह ग्रहणी से संबंध रखने वाला, उदावर्त से संबंध रखने वाला, अर्श से संबंध रखने वाला है। उन सभी का मूल हेतु मंदाग्नि है। तो ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर योगेश सहगल जी, आप अभी ठीक है पंडित जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे पंडित जी प्रैक्टिकली जो है अभी आगे इन्होंने जो है योग बताने हैं हर एक के, वातज अग्निमांद्य में, पित्तज अग्निमांद्य में, कफज अग्निमांद्य में कौन से आप मेडिसिन जो है वो दे सकते हो, यहाँ तक की बात बताएंगे। बड़ी अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन है हर एक। इससे संबंध रखने वाले कोई अगर एलोपैथिक कोई डायग्नोसिस है, उसके रिपोर्ट है, तो वो आप मुझे भेज दीजिएगा। मैं यहाँ पर लैपटॉप में मैं उसको मैं सामने रखूंगा, उसको मैं ना पंडित जी इसका साथ में बता दूंगा, इसकी कंपैरेटिव स्टडी, मतलब जैसे ही इसको क्या कहा है, जैसे अब मैं कल में इस पे
थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगा। इसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। ये जो अग्निमांद्य है ना, इसको आप सारे लिख सकते हो कि इसको डिस्पेप्सिया कहा है। इसको कंपैरिजन किया एलोपैथी में, ठीक है ना। तो बाकी जो आप पंडित जी बात करें ना कि एलोपैथी का क्या ऐसे बुक है, क्योंकि देखो हमने जब पढ़ा था तो एलोपैथी हम साथ में पढ़ते थे, मतलब मॉडर्न साइंस, मॉडर्न फिजियोलॉजी, वो तो हमारे सब्जेक्ट में था ना। तो फिर हमने उसको इतना डिटेल में पढ़ा है कि हमको साथ साथ में इसका ना कंपैरिजन हो जाता है कि ये क्या बात कर रहा है। जी 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 तो वो मैं यही कर सकता हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकली साथ साथ में बताता रहता हूँ, इसीलिए बताता हूँ जी साथ में ना, कि भाई आपको थोड़ा सा पता लगता रहे कि ये कहाँ पे बात चल रही है। क्योंकि टर्मिनोलॉजी का फर्क था। आज से कितने साल पहले जो आयुर्वेद था, वहां की टर्मिनोलॉजी वात पित्त कफ थी, पंचभौतिक संगठन था। तो वहां पे अवयवों की जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी बात करते थे, लेकिन बात चलती दोषों से और पंचभौतिक संगठन से चलती थी। जब हमने एलोपैथी में बात करते तो हम सेल के ऊपर बात करते हैं, हम बायोकेमिकल्स जितने भी हैं, केमिस्ट्री आ जाती है बीच में। तो हमने तो चलो पढ़ा है, प्लस 1 प्लस 2 में सारी चीजें पढ़ी हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा हमने वो चीजें पढ़ने के बाद इसको पढ़ा था, पंचभौतिक चीजों को, तो हमको थोड़ा सा इजीली समझ आना शुरू हो गया कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। ठीक है पंडित जी। सर आज के लेक्चर से एक छोटा सा क्वेश्चन तब पूछ सकता हूँ भी, या कल आप अलाउ करें तो भी पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। सर आपने एक्सप्लेन किया था कि जो वात है वो डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है अग्नि। तो कम होने का रीजन तो समझ में आ गया कि शुष्कता से वो ग्लैंड्स को सुखा देगा, बट इंक्रीज होने का रीजन आप एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। आप इसी में ही ले लीजिए ना। देखिए जब पित्त का द्रवांश बढ़ रहा है, ठीक है ना, पित्त का तो बढ़ रहा, तो पित्त का द्रवांश है ना, लेकिन उसमें ना देखो, इसको ऐसे लेके चलो, जो नर्व्स होती हैं, अब स्टिमुलेशन कौन कर रहा है? स्टिमुलेशन उसकी सिक्रीशंस की स्टिमुलेशन कौन, इंग्लिश में लेके चले, सिक्रीशन यानी बढ़ा कौन रहा है, स्टिमुलेशन कौन कर रहा है? नर्व्स कर रही है ना। तो नर्व्स के मूवमेंट कर रही है ना, तो उसमें संसर्ग में तो बात आ रहा है ना, आ गया ना संसर्ग में बात, तो बात जी जी हाँ, उससे ये कर रहा है। ठीक है, ऐसे इसको स्पेसिफिकली लेके चलो आप। ठीक है जी सर। और सर अगर दिन, हाँ जी हाँ जी सर एक क्वेश्चन ये था कि दिन में खाने के बाद अगर किसी को सोना हो तो कितनी देर बाद सोना सेफ रहेगा, अगर हल्की फुल्की किसी को नैप लेनी हो तो? कम से कम आप या तो 200 कदम चल लो, जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, ठीक है, या आप हाँ मतलब चलना चाहिए आपको 200 से लेके 500 कदम वैसे बताया, 500 कदम कम से कम चलो आप, उसके बाद लेट जाओ। आप लेफ्ट साइड पे लेटो, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ग्रहणी होती है ना, जैसे ये माशे से आगे ग्रहणी की बात कर रहे हैं ना हम, तो लेफ्ट साइड पे लेटना, वाम पार्श्व में लेटना चाहिए, ये बताया जी ओके सर, थैंक यू। गुरु जी मेरा भी ना इसी के रिलेटेड सवाल था। बाहर से आता हूँ, आने के बाद खाना खाता हूँ, या मतलब पूरा थक के आता हूँ तो नींद आती है फटाक से एकदम, तो दोपहर के बाद सोने की